गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है बहू की विदा। ठीक है ना। तो और एक बार मैं दोहराती हूँ, आज जिस कहानी का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है बहू की विदा। और इसके लेखक जो हैं वो विनोद रस्तोगी जी हैं। ठीक है। ये जो कहानी है बहू की विदा, यह एक नाटक है। ठीक है। यह एक ऐसा नाटक है जो एक अंक में ही खत्म होता है, इसलिए इसको एकांकी कहा गया है। ठीक है। ये जो एकांकी है वो नाटक का ही एक अंश है, यानी नाटक का ही एक पार्ट है। आपको पता है कि पहले के ज़माने में टीवी वगैरह नहीं होती थी। मनोरंजन के साहित्य जो भी थे वो नहीं होने की वजह से लोग अपना मनोरंजन जो है वो नाटक देखकर खुद को वो मनोरंजित करते रहते थे। यानी यहाँ पे यही ये जो हम जब टीवी वगैरह नहीं था तब नाटक किस तरह से खेला जाता है और उसमें कौन से पात्र होते हैं ये यहाँ पे दिखाई गया है। ठीक है। तो ये जो एकांकी है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये नाटक का ही एक अंश है, जहाँ पे पहले के ज़माने में ये नाटक रचा गया है और उसके ऊपर ही विनोद रस्तोगी ने ये कहानी लिखी है। यानी सबसे पहले उन्होंने ये कहानी लिखी है, फिर नाटक के तौर पर उसको प्रस्तुत किया है लोगों के मनोरंजन के लिए। तो इसीलिए इसको जो है वो एकांकी कहा गया है। ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में इसका आपको मतलब बताऊंगी तो इसका अर्थ ये होता है वन एक्ट प्ले। यानी ऐसा जो एक्ट है, यानी ऐसा जो एपिसोड है जो एक ही एपिसोड में खत्म हो जाता है। यानी ये जो पूरी कहानी आप देखते हो नाटक में, तब वो उसी वक्त यानी एक ही घंटे में जो है वो नाटक जो है उसका अंत हो जाता है। ठीक है। तो ये जो एकांकी है नाटक का, जो मैंने आपको बोला कि एक नाटक का अंश है जो एक ही एपिसोड में खत्म होता है, और इसमें जो है ज्यादा पात्र नहीं रहते, बहुत कम पात्र रहते हैं। और नाटक जो खेला जाता है उसका जो समय है अथवा एकांकी जो दिखाई जाती है उसका समय भी कम होता है। कभी कभार नाटक जो है वो 2 से 3 घंटे तक चला जाता है। लेकिन एकांकी जो है उसमें पात्र भी कम होते हैं और इनका जो समय है वो भी कम होता है, इसलिए इसको कहा गया है कि वन एक्ट प्ले अथवा एकांकी। तो यहाँ पे ये जो विनोद रस्तोगी जो है इन्होंने बहू की विदा यह एक एकांकी लिखी है। उस एकांकी में बहुत ही कम पात्र है और उसी कम पात्रों से वो एक उद्देश्य बताना चाहते हैं अथवा एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं हम तक कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अन्याय है अथवा गलत है। तो ये जो बहू की विदा है वो एक दहेज के ऊपर ये एक नाटक है। ठीक है। ये नाटक पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जो लेखक परिचय है उसका हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए लेखक परिचय में से ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रश्न आ सकते हैं, तो इसके लिए उनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो विनोद रस्तोगी जो है इनका जन्म, अगर आपके पास किताब है तो आप 39 पेज नंबर पर देख सकते हो बहू की विदा, और उनका जो लेखक परिचय है वो पेज नंबर 37 पे है। ठीक है। तो विनोद रस्तोगी का जन्म जो है वो 12 मई 1923 ईस्वी को हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे उनका जन्म स्थान और जन्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उनका जन्म स्थान नहीं बताया है, इसलिए आपको सिर्फ उनका जन्म जो दिनांक है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसमें अंत में उनका कब निधन होता है इसके बारे में लिखा है। तो उनका निधन जो है वो 22 फरवरी 2002 में उनका निधन हो चुका है। ठीक है।
अभी ऑब्जेक्टिव्स की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो इस लेखक परिचय में बस उनका जन्म और उनका जो निधन का जो समय है अथवा दिनांक है वो ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो बहू की विदा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में उसकी जानकारी देती हूँ कि इस कहानी में है क्या। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहू की विदा यह एक एकांकी है और इसको ये एक नाटक का ही अंश है और इसको मैंने आपको बोला जो एक ही अंक में खत्म होने वाला जो नाटक होता है ना उसको एकांकी कहते हैं। मैंने इसका अर्थ आपको इंग्लिश में भी बताया कि वन एक्ट प्ले। ठीक है, यानी एक अंक में एक एपिसोड में जो होने वाला जो नाटक होता है उसको एकांकी कहते हैं। तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एकांकी में एक ही अंक होता है, जैसे कि नाम से ही आपको अर्थ समझ में आता है एकांकी यानी एक अंक का नाटक। ठीक है, अभी ये जो बहू की विदा है, ये जो विनोद रस्तोगी ने नाटक लिखा है वो दहेज के ऊपर है। आपको पता है कि हमारे पहले के ज़माने में दहेज लेना और दहेज देना बहुत ज़रूरी माना जाता था। ठीक है, इसकी वजह से कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं। यानी आप देख सकते हो, आपको ये जानकारी है कि ये दहेज लेने की प्रथा और देने की प्रथाओं की वजह से लोगों पर अथवा स्त्रियों पर कितना अत्याचार किया जाता है। अगर दहेज नहीं मिला तो स्त्री पर अत्याचार किया जाता है। जब तक दहेज नहीं लेते तब तक उस लड़की के साथ एक तो शादी नहीं रचाया जाता। अगर शादी रच भी गई यानी वो शादीशुदा होकर अपने ससुराल आती है रहने के लिए, तब भी दहेज को लेकर उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है और जब तक वो दहेज की मांग पूरी नहीं होती तब तक उसको सताया जाता है। अथवा कई कबार तो ऐसा भी होता है कि ससुराल के लोग उसको मायके भेजते नहीं। यानी उसको जो भी आपको पता है कि एक शादी होने के बाद एक औरत जो है, एक लड़की जो है, शादी होने के बाद बहुत सारे ऐसे पर्व रहते हैं, फेस्टिवल्स रहते हैं, जब उसको क्या है शादी के बाद अपने मायके जाना पड़ता है, कुछ दिनों के लिए रहना पड़ता है और लड़की जो है वो अपना मायका छोड़ने के बाद अपनी वो ससुराल में एडजस्ट तो करती है लेकिन वो उसको हमेशा जो है अपनी मायके की याद जो है वो सताती रहती है। तो आप कह सकते हो कि हर एक लड़की को अपना मायका बहुत पसंद होता है। तो अगर उस लड़की के घर में अगर दहेज को लेकर कुछ वाद चल रहा हो अथवा कुछ विवाद चल रहा हो तो एक तो उसको दहेज लाने के लिए बोला जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है। कभी कभार सास ससुर क्या करते हैं, जब तक तुम्हारे मायके वाले दहेज नहीं देते तब तक तुम मायका नहीं देख सकती, ऐसे उसके ऊपर जबरदस्ती उसके ऊपर अपनी जो शर्तें हैं वो थोपते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, लड़की जो है वो हमेशा अपने ससुराल में दुख झेलती रहती है, अत्याचार सहन करती रहती है। पहले की जो ज़माने की औरत होती है वो अपनी कुल की मर्यादा के लिए कभी भी इस जो शोषण होता है, ये जो अत्याचार होता है उसका विरोध नहीं करती थी। वो बेचारी सब कुछ जो है वो सहन करती चली जाती थी और ये सहन करने की क्षमता की वजह से ही अत्याचार करने वाले लोगों का अत्याचार और बढ़ता चला जाता है। इसलिए आज के ज़माने में हम लोग कहते हैं कि अत्याचार सहना भी बहुत बड़ा पाप है और वो भी अन्याय ही है, वो भी गलत चीज़ ही है। इसलिए आपको अन्याय सहन नहीं करना है। आपका अगर कोई व्यक्ति शोषण करता है तो उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। पहले के
जमाने की, जैसे मैंने आपको कहा कि औरतें जो होती हैं वो अपनी कुल की मर्यादा के लिए, अपने मायके की परिवार की मर्यादा के लिए ये जो अत्याचार होते हैं वो सहन करती चली जाती हैं और एक दिन उसका अंत हो जाता है। कभी कभार ये जो अत्याचार है, ये जो छल है, ये जो शोषण है, वो इतना गंभीर हो जाता है कि जब तक वो मर नहीं जाती तब तक ये चलता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है विनोद रस्तोगी जी जो है, इन्होंने इस दहेज देना और दहेज लेना, ये जो कुप्रथा है, कुप्रथा का अर्थ होता है ये जो गलत नियम है, ये जो गलत अनुशासन है, उसका हमको विरोध करना है। यही एक नाटक के रूप में उन्होंने बताया है कि दहेज की वजह से क्या क्या होता है। आप इस नाटक से ये जान पाओगे कि जैसे कि आपको पता है कि दहेज देना और लेना दोनों ही बहुत गलत बातें, ये गलत बातें होती रहती हैं, लेकिन जब अपने ऊपर ये बात आती है तब व्यक्ति को कैसे दुख होता है इसके बारे में बताया है। यानी जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमको मिलता ही है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अभी यहाँ पे ये जो बहू की विदा है, यहाँ पे एक मुख्य पात्र है जिसका नाम है जीवन लाल। ये जो जीवन लाल है उसका एक बेटा है और एक बेटी भी है। बेटी की शादी वो दहेज देकर करवाता है और अपने बेटी की शादी वो दहेज लेकर करवाता है। यानी एक हाथ से वो दहेज ले रहा है और एक हाथ से वो दहेज दे रहा है। ये जो जीवन लाल है वो अपनी बहू को अपने मायके नहीं भेजना चाहता है दहेज की वजह से। आपको पता है कि शादी होने के बाद जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, पर्व आते हैं, वो बहू का पहला पर्व होता है, पहला फेस्टिवल होता है। तो एक मन में वो आशा रख के बैठती है कि अभी इस पर्व पर मुझे अपने मायके को जाने को मिलेगा। तो यही जो उस बहू की मनोदशा है उसके बारे में यहाँ पे विवरण किया है। साथ ही साथ ये जीवन लाल किस तरह अपने बहू को सताने की कोशिश कर रहा है इसके बारे में भी बताया। यहाँ पे इस पाठ से आप यह सीख सकते हो कि जैसा आप कर्म करते हो वैसा आपको फल मिलता है। दहेज देना और दहेज लेना ये दोनों ही गलत बातें हैं। ये दो बातें आप इस पाठ से अथवा इस एकांकी से सीखते हैं। यानी अगर आप गलत काम करोगे तो आपको गलत ही फल मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये जीवनलाल के जीवन में ये घटनाएं कैसे होती है अथवा इसका विस्तार कैसे होता है, इसका विश्लेषण मैं अभी इस पाठ में करूंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास किताब है तो पेज नंबर 39 पे आप देखिए। यहाँ पे सबसे पहले जो है पात्र के नाम बताए हैं और पात्र किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं इसका नाम दिया गया है। यहाँ पे ये जो जीवन लाल है वो एक धनी व्यापारी है, अवस्था 50 वर्ष। धनी व्यापारी है यानी उसके पास बहुत सारा पैसा है और एक जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक रिच बिजनेसमैन है, धनी व्यापारी है, संपत्तिवान वो एक व्यापारी है। उसकी उम्र जो है वो लगभग 50 वर्ष की है, यानी वो 50 वर्ष उसकी जो है वो आयु है। राजेश्वरी जीवन लाल की पत्नी, अवस्था 46 वर्ष। यहाँ पे ये जो जीवन लाल जो रिच बिजनेसमैन है उसकी पत्नी का नाम है राजेश्वरी और उसकी जो आयु बताई गई है वो है 46 वर्ष, यानी 46 years of old। रमेश, यहाँ पे
तीसरा पात्र है रमेश, जो जीवन लाल का पुत्र है। अवस्था 22 वर्ष, यानी उसकी उम्र जो है वो 22 इयर्स ओल्ड है। कमला रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष, यानी उसकी आयु 19 इयर्स है। प्रमोद कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष। यहाँ पे कमला का जो भाई है उसकी आयु जो है वो 23 इयर्स ओल्ड है। यहाँ पे और एक पात्र है गौरी, जो जीवन लाल की बेटी है। यहाँ पे उन्होंने उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि यहाँ पे और एक छठा पात्र है जिसका नाम है गौरी, जो जीवन लाल की बेटी है। यानी आप कह सकते हो कि जीवन लाल के दो बच्चे हैं, उसमें से जो बड़ा बेटा है उसका नाम है राजेश, माफ कीजिएगा रमेश, और बेटी जो है उसका नाम है गौरी। यहाँ पे विमला करके और एक पात्र है जो कमला की छोटी बहन है। उसका भी यहाँ पे उन्होंने उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जैसे आप पाठ पढ़ोगे अथवा ये जो कहानी है पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं पहले ही आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ। तो कुल मिलाकर इस एकांकी में 7 पात्र हैं। जीवनलाल, उसकी पत्नी रामेश्वरी, उसका बेटा रमेश, उसकी पुत्री गौरी, रमेश की बीवी कमला, प्रमोद जो है वो कमला का भाई है, और विमला जो है वो कमला की बहन है। ठीक है, ये पात्र याद रखिए। अभी मैं आगे वाक्य पढ़ती जाऊंगी और उसका विश्लेषण करती जाऊंगी। यहाँ पे ब्रैकेट में नाटक का दृश्य दिया है, यानी एकांकी का दृश्य दिया है। यानी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ऐसी कल्पना कर सकते हो कि आपके सामने एक ड्रामा चल रहा है और वो आप ड्रामा जो है वो आप देख रहे हो। अभी जब आप वो ड्रामा देखते हो, वो जो कमरा है अथवा वो जो रूम है वो दिखने में कैसा है, इसका विश्लेषण उन्होंने किया है ब्रैकेट में। तो वो मैं पढ़ती हूँ। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। कमरा यानी रूम, आधुनिक यानी मॉडर्न तरीके से उसको बहुत ही सुंदर रीति से सजा हुआ है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि एक रूम है जो बहुत ही सुंदर सजा हुआ रूम है। उस रूम में लेफ्ट साइड को रेडियो है और राइट साइड को पुस्तकों की रैक है। कमरे के बीच एक सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। यानी वहाँ पे एक सोफा सेट है, सोफा सेट के बीच में एक टेबल है जिसको हम लोग हिंदी में मेज बोलते हैं। उस पर एक फूलदान है, यानी फ्लावर पॉट रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक कमरा दिखाया है जिसमें 2 दरवाजे हैं, उन्होंने कहा है। एक दरवाजे से आप देख सकते हो कि वहाँ पे आप कमरे में जा सकते हो उस दरवाजे से, यानी घर के अंदर जाने के लिए जो मुख्य दरवाजा है वो है। और उसकी बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड पे और एक दरवाजा है। वो अगर दरवाजा आप खोलोगे तो आपको बरामदा मिलेगा। बरामदा का अथवा बरामदे का अर्थ होता है वरांडा। तो और ये भी कहा गया है कि दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। देखिए ये जो दरवाजे हैं दोनों, आपको पता है कि पहले के ज़माने में, आज भी हम लोग जो हमारा एंट्री का दरवाज़ा होता है कई कबार हम लोग वहाँ पे पर्दे भी लगाते हैं। तो यहाँ पे वही
कहा गया है कि दरवाजा है और दरवाजे के वहाँ जो दरवाजा है वहाँ पे पर्दे लगाए हुए हैं, वहाँ पे दाई और खिड़की भी है जो खुली हुई है। आगे पढ़ती हूँ। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। अभी ये पर्दा उठने के बाद का अर्थ क्या है? तो जब आप ड्रामा देखने के लिए बैठते हो तो सबसे पहले वहाँ पे एक पर्दा होता है जो ऑटोमेटिक क्लोज और ऑटोमेटिक ओपन होता है। आपने देखा होगा थिएटर में वगैरह जब आप नाटक देखने के लिए जाते हो। तो अभी सबसे पहले तो ये जो पर्दा है, ये जो कर्टन है वो बंद है। जब ये नाटक शुरू जब होता है, तब जब कर्टन ओपन होते हैं, तब वहाँ पे उस खिड़की के पास ये जो जीवनलाल है वो देखते हुए उस खिड़की के पास में, यानी खिड़की के पास वो बैठे हैं और बाहर खिड़की के बाहर कुछ देख रहे हैं। आंखों पर चश्मा है। देखिए जीवनलाल ये जो व्यक्ति है उसका चरित्र चित्रण यहाँ पे किया है कि उसकी जो वेशभूषा कैसी है, वो दिखने में कैसा है। यहाँ पे पहले ही उन्होंने आयु बता दी है कि वो एक 50 वर्ष का व्यक्ति है जो खिड़की पर बैठा है और खिड़की से बाहर देख रहा है। उसने चश्मे पहने हैं। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। भरा हुआ चेहरा यानी वो एक खट्टा खट्टा व्यक्ति है और वो जो चेहरा है उसके ऊपर मूछें हैं। सिर गंजा है, ठीक है, यानी वो एक गंजा व्यक्ति है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। अभी उसका मुख कैसे दिखाई दे रहा है? तो उसका जो मुख है वो गंभीर है, यानी सीरियस है, तो वो कुछ तो सोच रहा है, या अथवा आप कह सकते हो कि किसकी तो राह देख रहा है। और समृद्धि के चिन्ह है। चिन्ह है यानी या उसके फेस पे आपको दो तरह के फेशियल एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। कभी कभार वो सीरियस दिखाई देता है, गंभीर, कभी कभार समृद्धि यानी खुशी हो, खुशी का जो चेहरा होता है, जब हम लोग खुश होते हैं तब का जो चेहरा रहता है वो भी उसके चेहरे से दिखाई पड़ रहा है। उससे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो कमरा है, खिड़की के पास जीवनलाल बाहर देख रहे हैं और वहां पे ही प्रमोद विनम्र भाव से, विनम्र का अर्थ होता है हम किसी व्यक्ति को आदर सम्मान करते हैं, अथवा किसी व्यक्ति को हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए जैसे हम लोग अपना जो चेहरा है वो नीचे कर कर रखते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं। आदर के अनुसार विनम्र भाव से एक रिस्पेक्ट देने के लिए अथवा कभी कभार रिक्वेस्ट करने के लिए जब हम हमारा चेहरा एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के सामने रखते हैं तो हम लोग चेहरा झुक कर विनम्र भाव से उनके पास खड़े होते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे दृश्य है। तो यहाँ पे ये जो प्रमोद है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो प्रमोद है उनकी बहू का भाई है, यानी कमला का भाई है, वो वहाँ पे विनम्र भाव से खड़ा है। वह पैंट और बूशर्ट पहने हैं। यहाँ पे बूशर्ट का अर्थ होता है मामूली शर्ट जो हम लोग बोलते हैं, और पैंट और शर्ट उसने पहनी है। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। अभी उसके चेहरे पर जो है वो बहुत ही निराशजनक भाव है। क्यों निराशजनक भाव है ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये अभी हमारे सामने एक नाटक चल रहा है। उस नाटक में सबसे पहले तो पर्दा खुलता है। पर्दा खुलने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि एक कमरा है जो मॉडर्न तरीके से सजा हुआ है। वहाँ पे एक दरवाजा है, खिड़की है, सोफा सेट है। उस खिड़की पर जीवनलाल बाहर देखते हुए बैठे हैं। उनके चेहरे पर हम खुशी भी देख सकते हैं और मायूसी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे प्रमोद जो कमला का भाई है वो खड़ा हुआ है। उसका जो चेहरा है अथवा टहलने का जो पोस्चर है, तरीका है, वो विनम्र भाव का है।
और वो एक विनम्र भाव से वहां पे सिर झुकाए हुए खड़ा है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। उसका जो आगे का पार्ट है मैं कल आपको उसका विश्लेषण कर दूंगी। आज के लिए आप ये याद रखिए, ये जो विनोद रस्तोगी हैं, उनका जन्म, उनका निधन, इस बहू की विदा, ये जो एकांकी है, इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं, कौन से विषय को लेकर इन्होंने ये नाटक अथवा एकांकी रचना की है, इसमें मुख्य पात्र कौन से हैं, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम लोग बचा हुआ जो है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।